बच्चों, रेगिस्तान में जीवन और रेगिस्तान का अर्थ पढ़ते हुए अपन ने और रेगिस्तान दो प्रकार के पढ़े थे, एक गर्म रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान में अपन ने सहारा मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे थे और अब पढ़ते हैं सहारा मरुस्थल की जलवायु। सहारा मरुस्थल सहारा मरुस्थल की जलवायु कैसी है? जलवायु गर्म है तो कैसी होगी? गर्म और शुष्क। नंबर 1, जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। सहारा की जलवायु कैसी है? अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। वर्षा ऋतु में क्या होती है? अल्पकालीन वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में अल्पकालीन वर्षा होती है। ठीक है। दिन के समय में तापमान, सहारा मरुस्थल में दिन के समय में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, के ऊपर पहुंच जाता है। सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता। ठीक है। दिन के समय में वहाँ का तापमान कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। अपन देखते हैं कि भारत के अंदर गर्मी ऋतु के अंदर, ठीक है ना, वहाँ उस समय तापमान कितना रहता है? अपने यहाँ पे 42-45 डिग्री सेल्सियस होता है और कितनी तेज गर्मी होती है। और वहाँ पर आप अब अनुमान लगाओ कि 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो तापमान कितना ज़्यादा होगा, कितनी गर्मी होगी वहाँ पर। तो ताप विकिरण के कारण ताप विकिरण के कारण चारों तरफ क्या हो जाता है? कुछ गर्म हो जाता है। ताप विकिरण के कारण चारों तरफ सब कुछ बहुत गर्म हो जाता है। रात क्या होती है? रात अत्यधिक ठंडी होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि बालू की यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? परतें पाई जाती हैं। तो रात और बालू जो होती है वो दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाती है, रात को जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात अत्यधिक ठंडी होती है। तथा तापमान गिरकर हिमांक या लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जलवायु कैसी होती है? अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। वर्षा ऋतु में अल्पकालीन वर्षा होती है। दिन के समय में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने के कारण ताप विकिरण के कारण वहाँ का चारों तरफ का जो वातावरण है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। रात जो अत्यधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ जो बालू पाई जाती है उस बालू मिट्टी दिन के समय में सूर्य की रोशनी से अत्यधिक गर्म हो जाती है और जैसे ही दिन ढलता है तो वो अत्यधिक ठंडी हो जाती है। तो होती है ये बालू की विशेषता होती है। गिरकर उस समय तापमान हिमांक जो
या तो हिमांक के पास तक चला जाता है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब उस समय के अंदर 1922 में अजीजिया क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान नापा गया था। उन्नीस सौ 22 में अजीजिया क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान कितना डिग्री नापा गया था? 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सारा क्षेत्र के अंदर अब तक का सबसे अधिक जो हाईएस्ट जो तापमान दर्ज किया गया था वो कितना था? 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और कहाँ पे? अजीजिया क्षेत्र में। और ये अजीजिया कहाँ है? लीबिया के अंदर। कहाँ पे है ये? लीबिया के अंदर। आपको बताया था ना कि सारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों से घिरा हुआ है और उस 11 देशों के अंदर लीबिया भी आता है। और लीबिया का ये जो अजीजिया क्षेत्र है वहाँ का तापमान कितना तय किया गया? 1922 के अंदर 57.7 डिग्री सेल्सियस जो सबसे अधिक तापमान दर्ज है। अब देखो वहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है? वनस्पति कैक्टस, खजूर के पेड़, पाए जाते हैं। पशु कौन कौन से हैं? लोमड़ी, लकड़बग्गा, सांप आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, आदि जानवर पाए जाते हैं। ये अब पढ़ते हैं यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। सारा मुस्तल के अंदर जो आबादी रहती है वहाँ के उस आबादी का जीवन कैसा है। विभिन्न समुदायों के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते। नंबर 1। दूसरी है कि चलवासी जनजाति के लोग, यहाँ पर चलवासी के लोग पशुपालन करते हैं। चलवासी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपने पशुओं को ले जाते हैं, वहाँ पे चराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? चलवासी। चलवासी जनजाति के लोग पशुपालन करते। अब इन पशुओं से प्राप्त उत्पादों को बेच करके वो अपना गुजारा करते हैं। ठीक है ना, जैसे दूध बेचना, चमड़ा बेचना, तो ये वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। क्या? पशुपालन। वहाँ के लोगों का जो कृषि का कार्य तो किया ही नहीं जाता, बहुत कम मात्रा में, वो भी वर्षा ऋतु में अल्पकालीन वर्षा होती है, तो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या रह जाता है? मुख्य व्यवसाय पशुपालन। और पशुओं से प्राप्त उत्पाद से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे दूध बेचना, चमड़ा व्यवसाय,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पे रेगिस्तान में जब गर्मियों के अंदर तेज धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो वो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा करके ले जाती हैं, और ले जाने से वहाँ पर भी कुछ क्या बन जाती हैं, छोटी सी झील नुमा बन जाती है, जिसे अपन ढाल या रन कहते हैं रेगिस्तान के अंदर। वैसे ही वहाँ पर भी जब रेत को पवन उड़ा करके ले जाती है, जब रेत को पवन उड़ाकर ले जाती है तो वहाँ पर गहरी क्या बन जाती है, गर्त बन जाती है। क्या बन जाती है, गहरी गर्त बन जाती है। और गर्त में भूमिगत जल जो होता है, गर्त में कुछ स्थानों पर, सब जगह नहीं होता, कुछ स्थानों पे भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, और वहां पर मरुद्यान वहां पर क्या बनाने लग जाते हैं, मरुद्यान बनते हैं उस क्षेत्र के ऊपर। यानी जब तेज हवाएं चलती हैं, उन तेज हवाओं से और मिट्टी उड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती है, और जहाँ से उड़ करके जाती है उस जगह पर क्या बन जाते हैं, गहरी गर्त बन जाती हैं। उन गहरी गर्तों के अंदर भूमिगत जल क्या हो जाता है, सतह के ऊपर आ जाता है। सतह के ऊपर आने पर और वहाँ पर उस जल का उपयोग किस में कर लिया जाता है, मरुद्यान बनाने में कर लिया जाता है। और ये क्षेत्र क्या बन जाते हैं, उपजाऊ बन जाते हैं। कुछ एक स्थानों पे ये है, सहारा के अंदर सब जगह नहीं है। ये क्षेत्र उपजाऊ बन जाते हैं। अब देखो कहाँ पर है ये इस तरह की स्थिति, और वहाँ पर क्या है, मोरक्को के टेफिलालेट, मोरक्को के मोरक्को के टेफिलालेट मरुद्यान, यानी उस स्थान पर और इस प्रकार से भूमिगत जल से और क्या बनाया गया है, मरुद्यान बनाया गया है। टेफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा मरुद्यान है, ऐसा ही एक विशाल उद्यान है। कहाँ पे, मोरक्को के अंदर। नाम क्या उस मरुद्यान का, टेफिलालेट। टेफिलालेट मरुद्यान है, जो किसके कारण बना है, इन पवनों के द्वारा उड़ाई गई रेत से जो गर्त बनते हैं, उन गर्त में जो भूमिगत जल आता है, उस भूमिगत जल से ही वो मरुद्यान बनाया गया है, जो कितने 13,000 वर्ग किलोमीटर 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितने क्षेत्र के अंदर फैला है, 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो इतना आपको समझ में आएगा कि सहारा मरुस्थल की जलवायु कैसी है, वहाँ पर कौन सी वनस्पति पशु पाए जाते हैं, और किस प्रकार से कुछ ही स्थानों पर जो भूमिगत जल आ जाता है वहाँ पे किस प्रकार से मरुद्यान बनाए जाते हैं। तो आपको कहाँ का उदाहरण दिया है, मोरक्को का, और एक विशाल मरुद्यान है टेफिलालेट, जो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला है, 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास, मिस्र में उगाई जाने वाली कपास क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध है। यहाँ की अच्छी जो कपास का उत्पादन होता है वो एक अच्छी क्वालिटी की कपास का उत्पादन होता है जो पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। तेल की खोज के कारण अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में तेजी से क्या हुआ है, परिवर्तन। यहाँ पे क्या पाया गया है, तेल भी पाया गया है और तेल के कारण, तेल की खोज के कारण अल्जीरिया, लीबिया, अब देखो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर, सारा मरुस्थलीय क्षेत्र जो देश है, उन देशों में कौन से देशों में अत्यधिक और तेजी से परिवर्तन हो रहा है, अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या मिला है, तेल मिला है और कच्चे तेल के रूप में उत्पादन होने के कारण और वहाँ पे तेजी से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन और लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिलने से जो आय में वृद्धि हो रही है, उस आय के कारण वहाँ के लोगों का रहन सहन यानी जीवन में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिज, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिज लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज, एवं यूरेनियम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका सहारा रेगिस्तान जो है, सहारा जो गर्म मरुस्थल है, उसके बारे में जो अपन ने पढ़ा वो खत्म होता है कि वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति और वहाँ के लोगों का जीवन, कृषि का कार्य और वहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे अपन ठंडा मरुस्थल। इतना आपको समझ में आ गया? अगर कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।